नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल पांडे बाबा लॉज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सीआरपीसी के कई लेक्चर्स अपने चैनल पे डाल चुके हैं और चैप्टर 9 तक हम मेंटेनेंस तक 128 तक डील किया था हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 से। बीच में कुछ इंटरप्शन रहा, हम इधर सीआरपीसी नहीं डील कर पाए, तो आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, 129 से लेकर के ये पूरा 148 तक ये चैप्टर है। इसमें 4 पार्ट्स में ये डिवाइड। पहला आपका अनलॉफुल असेंबलीज की बात करता है, जो कि 129 टू 132 है। ठीक है, दूसरा आपका पब्लिक न्यूसेंस 133 से 143। फिर अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रीहेंडेड डेंजर, ठीक है, 144 से 44 है। लोक शांति और उसके अर्जेंट मामले हैं, जो कि धारा 144 एक कॉमन धारा है काफ़ी, वो है इसमें। और डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से रिलेटेड 145 से 148। तो पार्ट ए से हम, जो कि अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बात करता है, देखते हैं हम सेक्शन 129, जो कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। ठीक है, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करा जा रहा है यहाँ पर। डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर उसकी अनुपस्थिति में कोई एसआई रैंक का कोई इंस्पेक्टर, जो कि उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं होगा, अगर 5 या अधिक व्यक्तियों का एक अनलॉफुल असेंबली इकट्ठा हो रही है, जो कि आप आईपीसी में अनलॉफुल असेंबली पढ़ते हैं, सेक्शन वहाँ पर आपको 141 उसके बारे में बात करता है। अनलॉफुल असेंबली की 5 या अधिक व्यक्तियों का कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनका अनुपालन करने में। तो अगर अनलॉफुल असेंबली है, 5 या अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव है, तो लोक शांति अगर विक्षुब्ध होने की संभावना है वहाँ पर कि आपकी, तो वहाँ पर उसको तितर बितर करने का आदेश दे सकता है। और सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि अगर इनके द्वारा ये ऑर्डर दे दिया गया है तो वो तितर बितर हो जाएं, डिस्पर्स हो जाएं। ठीक है, क्लॉज 2 129 का बताता है कि अगर आदेश दे दिए जाने पर वो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तितर बितर नहीं हो रहे हैं वो व्यक्ति, तो वहाँ पे आगे फिर क्या होगा, वो बल का प्रयोग कर सकता है कि बल के द्वारा जमाव को तितर बितर करने की कार्यवाही कर सकता है। और किसी पुरुष से जो कि सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है, किसी ऐसे पुरुष से भी जो इसका मेंबर नहीं है और उसके नाते कार्य कर नहीं रहा है, उससे भी उस प्रयोजन के लिए जो उसमें सम्मिलित हैं उनके इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए ऐसा जमाव तितर बितर किया जा सके, दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है। तो किसी अन्य व्यक्ति से भी हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, फिर सेक्शन 130 पे आ जाइए। जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। अभी तक तो सिविल बल का प्रयोग हो रहा था, अब भी नहीं हट रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आर्म्ड फोर्सेस का प्रयोग हो रहा है। लग रहा है कि लोक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक, ठीक है, मार्क करिएगा, पूछा जाता है कि 130 में आदेश कौन देता है। पीछे आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे रहा था या फिर पुलिस ऑफिसर या फिर उनके ना रहने पर ऐसा। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक, वो जो है उसके द्वारा दिया जा रहा सशस्त्र बल द्वारा तितर बितर करने का आदेश। और जब उसके द्वारा यह आदेश दे दिया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, उसको देख रहा है, तो उसकी मदद से तितर बितर कर दे। और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हैं, मजिस्ट्रेट निर्देश देगा कि जमाव को तितर बितर करने का विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और प्रवृत्त करना आवश्यक है, तो वो उनको अरेस्ट भी कर सकता है, कन्फाइन भी कर सकता है अगर आवश्यकता है। फिर क्लॉज 3 पे आ जाइए। ऐसी रीति से करेगा प्रत्येक ऐसा अधिकारी कि ऐसे बल का प्रयोग करेगा जो कि शरीर या संपत्ति से केवल उतनी ही हानि पहुंचाई जाएगी जितना व्यक्तियों को गिरफ्तार करना और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है, उससे अधिक हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। फिर 131 पे आ जाते हैं। पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। ठीक है, जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। तो यहाँ पे क्या है, दो चीजें देखिएगा। लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है, ठीक है, मैनिफेस्टली इंडेंजर्ड पब्लिक सिक्योरिटी। ठीक है, तो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अगर संपर्क नहीं किया जा सकता, परिस्थितियां ऐसी हैं कि पब्लिक सिक्योरिटी मैनिफेस्टली इंडेंजर्ड है और किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी कमीशन और गेजेटेड ऑफिसर, मार्क कर लीजिएगा इसको, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्म्ड फोर्सेस का कमीशन और गेजेटेड ऑफिसर वो आदेश दे देगा कि सशस्त्र बल के द्वारा डिस्पर्स किया जाए, और कांटेक्ट करता रहेगा उधर की कांटेक्ट हो जाए किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, और जैसे ही कांटेक्ट होगा फिर
जैसा वो फिर आदेश करे उसके बारे में आगे कार्यवाही चालू रखी जाए या फिर रोक दिया जाए, वैसा फिर मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन किया जाएगा। कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब वहां पे स्थिति ऐसी है कि अगर संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आदेश देना अनिवार्य है। तो वहां पे कमीशन्ड और गस्टेड ऑफिसर जो कि सशस्त्र बल का होगा, उसी को केवल एम्पावर किया गया है कि वो ऐसा आदेश दे सकता है, और कांटेक्ट होने पर ईएम से, मजिस्ट्रेट से, उसके ऑर्डर के फर्दरेंस में काम करेगा, वो जैसा कहेगा आगे। ठीक। फिर 132 बता रहा है कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रोसीडिंग सेक्शंस, जो 129, 30, 31 के अधीन जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उसमें किसी दंड न्यायालय में जो ये आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं, ऐसा व्यक्ति, सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य, इनके अगेंस्ट अगर कोई प्रोसिक्यूशन चलाना है तो केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा, और अन्य मामले में राज्य सरकार की बिना मंजूरी के संस्थित नहीं किया जाएगा। और अगर सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में है, या किसी व्यक्ति के बारे में है, या फिर किसी अधिकारी के अन्य के बारे में है, तो उस सदस्य के बारे में यह ना समझा जाएगा कि उसने उसके द्वारा कोई अपराध किया। अगर गुड फेथ में 129-30 में कोई वर्क हो रहा है तो उसके लिए लायबल नहीं किया जाएगा। हमने और भी कई एक्ट्स में हम लोग ये प्रोविजंस पढ़ते हैं। ठीक है। और इस धारा में क्लॉज 3 में कह रहा है कि पूर्ववर्ती धाराओं में सशस्त्र बल पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना, वायुसेना अभिप्रेत है, और अधिकारी में सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट आ जाइए, लोक न्यूसेंस बी में, चैप्टर पार्ट बी में आ रहा है कि 133 से 143। तो पब्लिक न्यूसेंस की बात की जा रही है कि अगर पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है तो वहाँ पे उसको कैसे रोका जाएगा। तो वहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस लिए एम्पावर किया गया कोई अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएम, एसडीएम और ईएम स्पेशली एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, उनके द्वारा अगर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्यथा इत्तिला प्राप्त हो रही है, उनको ऐसा कोई साक्ष्य मिल रहा है, जैसा ठीक समझे, उसमें विचार है कि कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, 133 ABCDEF में दिया हुआ है कि कोई मार्ग, नदी, जल सरणी कुछ ऐसा है कि उपयोग में लाई जा रही है जिससे न्यूसेंस हो रहा हो, विधि विरुद्ध बाधा हो रही हो, या कोई व्यापार या कोई लिवलीहुड कुछ ऐसा चल रहा है जिससे शारीरिक सुख या लोगों के लिए वो हानिकर है। ठीक है। या फिर क्लॉज सी में कह रहा है कि कोई भवन या निर्माण किसी पदार्थ का वैन जिसमें संभाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, या किसी भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में किसी को हार्म करे, उसको रोकने के लिए। या फिर ई में कह रहा है कि किसी तालाब, कुएं और खाद को इस प्रकार बाढ़ लगा देनी चाहिए कि खतरे का निवारण हो, उसके पास चारों तरफ बैरिकेटिंग करने की जरूरत है। या फिर किसी जीव जंतु को, ठीक है, डेंजरस एनिमल को डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है, उसको पकड़ने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे ऊपर जो अधिकारी दिए गए हैं इनके द्वारा आदेश दिया जाएगा कि इन सभी को रोकने के लिए आदेश दिया जाए। आगे फिर क्लॉजेज में उन्हीं को रोका जा रहा है कि उस न्यूसेंस को हटा दिया जाए या उस उपजीविका को रोक दिया जाए, ठीक है, या उसमें बाड़ लगा दी जाए, यही सारे आगे इनको रोकने के लिए आगे आदेश दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है 133(2) जो कि कहता है कि इस धारा के अधीन अगर मजिस्ट्रेट कोई आदेश दे रहा है तो उसको किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान दे लीजिएगा कि सिविल कोड में इस सेक्शन के अंतर्गत किया गया आदेश चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। और पब्लिक प्लेस में आता क्या क्या है, तो संपत्ति, पड़ाव के मैदान, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। कंपेनिंग ग्राउंड्स एंड ग्राउंड्स लेफ्ट अनऑक्युपाइड फॉर सैनिटरी और रेसिक्रेटिव पर्पसेस। ठीक है। 134 आ जाइए, आदेश की तामील या अधिसूचना। जो आदेश 133 में दिया गया है उसकी तामील या अधिसूचना कैसे होगी, तो जैसे समन की तामील की जाती है, हम पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं, 61 से 69 पूरा डील करता है कि समन की तामील कैसे होती है, एज इट इज की जाएगी। और ऐसे स्थानों पर क्लॉज 2 में कह रहा है जब प्रकाशित तामील इस प्रकार नहीं हो पाती है तो राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करे ऐसी प्रति ऐसे स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इत्तिला पहुंचा दे। ठीक है, वैसे किया जाएगा। 135 कह रहा है कि जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है, ठीक है, पर्सन टू हुम ऑर्डर इज एड्रेस्ड टू ओबे और शो कॉज, तो जिसको आदेश संबोधित है वो या तो दिए गए आदेश का अनुपालन करेगा या फिर कारण दर्शित करेगा। ठीक है, तो अगर उस आदेश के अनुसार हाजिर होगा और उसके विरुद्ध कारण दर्शित करेगा, या तो पालन कर देगा, नहीं कर रहा तो फिर रीजन दीजिए आप क्यों नहीं पालन कर रहे हैं। 36 आ जाइए, देखिए क्रम से है, बहुत ईजी है, थोड़ा लेंदी लगता है लेकिन बहुत ईजी है। एक क्रम से है कि जैसे कंप्लायंस हुआ तो फिर समन तामील तो व्यक्ति पालन करेगा या नहीं, एक लाइन से है सारी चीजें। तो 136 में क्या कह रहा है, अगर ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम,
ठीक है, उनको तामील हो गई, ना वो पालन कर रहे हैं, ना वो कारण दर्शित कर रहे हैं, तो क्या होगा, आईपीसी में उनको धारा 188 में, ठीक है, 188 में पनिशेबल कर दिया जाएगा, शास्ति का दायी होगा और आदेश अंतिम कर दिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर का डिसोबे कर रहे हैं वो, ठीक है। फिर 137 में आ जाइए, जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया, ठीक है, अगर एग्जिस्टेंस से इनकार कर रहे हैं पब्लिक राइट के, तो वहां पर क्या प्रक्रिया होगी। तो क्या कह रहा है 137 क्लॉज 1 में कि अगर निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश जो 133 में दिया गया था उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिया गया है, उसने प्रश्न करेगा कि क्या कोई नदी जलसरणी स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है। यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्रवाई करने के पहले उस बात की जांच करेगा। आगे 138 में कार्रवाई करने से पहले जांच करेगा, और मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो कार्यवाही को तब तक रोक देगा। वो रीजन दे देते हैं कि साहब हाँ ये जेन्युइन है और विश्वसनीय साक्ष्य है, तो कार्यवाही नहीं करेगा, रोक देगा। लेकिन क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि जब एक के अधीन प्रश्न किए जाने पर उसमें निर्दिष्ट प्रकार से लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं किया और इनकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहा, तो पश्चातवर्ती कार्यवाहियों में ऐसा कोई इनकार करने नहीं दिया जाएगा। याद आ रहा होगा आपको एक प्रोविजन यहाँ पर, रेस जुडिकेटा, ठीक है, रेस जुडिकेटा पढ़ते हैं आप, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4, तो वही है कि जब आपसे पूछा गया कि या तो आप ओबे नहीं किए ऑर्डर को, और दूसरा रीजन भी नहीं दिए जब पूछा गया, तो अगर उस समय नहीं दिए हैं रीजन या कोई एविडेंस साक्ष्य में नहीं अपने उसमें प्रस्तुत किए हैं, तो बाद में प्रस्तुत नहीं करने दिया जाएगा, रेस जुडिकेटा लग जाएगा यहाँ पर, जैसे सीपीसी में दिया हुआ है। कई जगह प्रोविजन मिलते रहते हैं आपको, तो एक बार नहीं दिए तो फिर दोबारा आपको नहीं दिया जाएगा। 138 पे आ जाइए कि प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कॉज, जब वो आ जाए शो कॉज देने के लिए तो प्रोसीजर क्या अपनाया जाएगा, तो प्रोसीजर वही अपनाया जाएगा जो कि समन मामलों का 138 देखिए लिखा हुआ है, मार्क कर लीजिए, पूछी जाते हैं सब क्वेश्चंस। समन मामलों का प्रोसीजर अपनाया जाएगा, और आगे दिया हुआ है कि आदेश में परिवर्तन या उसको अंतिम कर दिया जाएगा, और यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समाधान नहीं होता है तो आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक, सेक्शन 139 पे आ जाइए, स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई है। तो 137-38 के अधीन उसको लगे कि हमको कोई स्थानीय अन्वेषण कराने की आवश्यकता है तो किसी विशेषज्ञ को नियुक्त कर देगा, विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है जो वो वहाँ पे जाएगा। और लिखित आदेश आदि देने की शक्ति है 140 में। तो मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है, अगर 139 में स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश दिया गया है, वहाँ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, या घोषित कर सकता है कि उसका व्यय किसके द्वारा, जो एक्सपर्ट अपॉइंट हुआ है उसका व्यय और खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप क्लॉज 3 में कि परीक्षा करने के खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, जो भी है उसकी परीक्षा या मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है, वो सारा कुछ मजिस्ट्रेट बताएगा। 141 में आ जाइए, प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोबीडियंस, आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। ठीक है, आदेश फाइनल कर दिया गया कि अब न्यूसेंस हटाना है आपको 36-38 के अधीन जो है, तो विरुद्ध वह आदेश दिया गया है उसकी सूचना देगा, उसमें यह भी अपेक्षा करेगा कि इतने समय के अंदर, जितनी सूचना में टाइम नियत किया जाएगा उतने समय के अंदर वो उस चीज़ को वहाँ पे हटा ले, नहीं तो 188 की शास्ति का भागी होगा, कंप्लेंस नहीं करेगा पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर का। तो फिर 141(2) कह रहा है न्यूसेंस अगर उसने खुद नहीं हटाया, ठीक है, और मजिस्ट्रेट साहब के आदेश से पुलिस गई या उसमें कार्रवाई करनी पड़ी, पता लगे जेसीबी या अन्य चीज़ें गई, जो भी चीज़ें हैं वो हटाया वहाँ पे, उस चीज़ को किया उन्होंने एक्ट को, तो सारा खर्चा पार्टी से ही बाद में वसूला जाएगा, यही क्लॉज 2 कह रहा है। ठीक है, सारा का सारा जो भी खर्चा होगा जो उसमें आएगा वो सारा का सारा वहन उन्हीं से किया जाएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं करेंगे तो फिर उनको देना नहीं पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, फिर 142 आ जाइए कि जांच के लंबित रहने तक जो है इंजंक्शन जारी किया जा सकता है 142 में। तो 33 के अधीन जब तक जांच की जा रही है चाहे तो वहाँ पे इंजंक्शन जारी कर सकता है कि कोई और चेंजेस वहाँ पे ना किए जाएं। क्लॉज 2 कह रहा है कि तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है जो खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे। ठीक है, और सद्भावपूर्वक की गई कोई वाद कि किसी बात के बारे में कोई वाद नहीं होगा। ठीक है, 143 आ जाइए, मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। ठीक है, अगर डीएम
या एसडीएम या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह आईपीसी में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की ना तो पुनरावृत्ति करे और ना उसे चालू रखे। ठीक है, उसको रिपीट ना करे। अगर करता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो आईपीसी में सेक्शन 291 में उसको पनिशेबल बनाया गया है। ठीक है, पार्ट सी पे आ जाइए, जो कि अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। ठीक है, तो धारा 144 बहुत चर्चा में रहती है, जानते होंगे आप लोग। कई बार आदमी, मतलब लॉ वाले तो सब जानते ही हैं कि धारा 144 सीआरपीसी की है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईपीसी तो नहीं 144 है, तो 144 धारा लग जाती है कई बार जब आवश्यकता होती है, लगाया जाता है। तो किसके द्वारा लगाई जाएगी धारा 144? डीएम या एसडीएम या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, स्पेशली इम्पावर्ड मजिस्ट्रेट द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई जाएगी। कब? जब लगे कि शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, पर्याप्त आधार है और वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा ऐसे तात्विक तथ्यों का उसमें कथन करेगा कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, और हाँ, इसमें जो आदेश दिया जा रहा है उसकी तामील वैसे ही होगी जैसे 134 में पीछे दी गई है, अभी पढ़ी आपने। 134 में वैसे ही हो रही है जैसे समन की तामील हो रही है, तो उस पर तामील कर दिया जाएगा। और क्या कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को 144 धारा में कि कोई विशेष कार्य ना करे या अपने कब्जे में उसकी जो कोई संपत्ति है उसकी व्यवस्था करने या निर्देश उस दशा में दे सकता है, इसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसा निर्देश से यह संभाव्य है कि ऐसे निर्देश की प्रवृत्ति है कि किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरा है। ठीक है, लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो इन सभी को रोकने के लिए कि इसको अगर बाधा पहुंच सकती है, तो किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर एक्ट करने से या अपनी प्रॉपर्टी को किसी एक विशेष तरीके से यूज करने के लिए आदेश दिया जा सकता है, डीएम, एसडीएम या ईएम, स्पेशली इम्पोर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बेयर में आप लोग देखते रहें साथ ही साथ। तो 144 में ये प्रोविजन है। 144(2) पे जब आते हैं तो आपात की दशाएं हैं, अगर वहाँ पे तामील नहीं हो सकती है तो एक्सपार्टे ऑर्डर भी किया जा सकता है। ठीक है, 144 क्लॉज 2 में देख सकते हैं आप। फिर क्लॉज 3 में क्या कह रहा है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशेष स्थान को भी निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं निर्दिष्ट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है बहुत बड़े समुदाय को ही किया जाए, किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी किया जा सकता है। इस पे एक लीडिंग केस है, आप नोट कर लीजिएगा, पाल भारती नर्सरी स्कूल वर्सेस डीएम इलाहाबाद, एक इंपॉर्टेंट केस है, नोट करिएगा। इसमें कहा गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, और ये आपका जो ये चैप्टर है 144 से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मधु लिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर का एक केस है, उसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया गया, चैलेंज किया गया था उसमें। तो 7 जजेस बेंच थी। ठीक है, 7 जजेस बेंच थी, उसमें जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कहा था कि 144 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और 19 में जो स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात की जाती है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस है, तो उसके साथ साथ उसमें 19(2) में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, युक्त निर्बंधन दिए गए हैं, ये उन निर्बंधनों के अधीन है। व्यक्ति स्पीच एंड एक्सप्रेशन की तो बात करता है कि हमें इतनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन उन स्वतंत्रताओं के साथ साथ उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। 19(2) में जब आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर सॉवरेंटी में या फिर किसी राज्य से विदेशी मित्रतापूर्ण संबंध हैं या राष्ट्रहित में या न्यायालय के, कई सारे उसमें 7-8 एक्सेप्शंस हैं, आप पढ़ते हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस के अधीन ये धारा आती है और कॉन्स्टिट्यूशनली इसको वैलिड किया गया है, ध्यान रखिएगा। और एक और लीडिंग केस है, उसमें भी बाबूलाल परांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का एक केस है, उसमें भी इसको, ये सारे केसेस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी आप उनको नोट डाउन कर सकते हो और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हर केस पूछा गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे क्या कह रहा है कि हाँ, कितने दिन के लिए होगा 144 का लागू होना, तो 2 मास से आगे के लिए लागू नहीं किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 मास। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको 6 माह तक बढ़ा सकती है, अगर उसको लगे कि जीवन स्वास्थ्य या उसको खतरा है अधिक, तो उसको 6 माह तक के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं कि कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, ठीक है, सो मोटो या किसी जो व्यक्ति व्यथित है उसके आवेदन पर इस आदेश को विखंडित या परिवर्तित भी कर सकता है। और क्लॉज 6 में आ जाइए, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित भी कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है और मजिस्ट्रेट, दोनों ही सो मोटो या किसी व्यक्ति के आवेदन पर अपने आदेश को परिवर्तित कर सकते हैं।
फिर 5 या 6 के अधीन मान लीजिए आवेदन किया गया तो वहाँ पे निरस्त कर दिए तो उसकी अपील भी हो सकती है। ठीक है, आवेदक को स्वयं प्लीडर या समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध शीघ्र अवसर देगा। मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसे कारणों को अपने लेखबद्ध करेगा। अपील भी उसकी की जा सकती है। अपील पर एक और केस है कर्नाटक स्टेट वर्सेस प्रवीण भाई तोगड़िया, 2005 का एक केस है जो इसके अपील से रिलेटेड है, नोट कर लीजिएगा आपको। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तोगड़िया का केस है। फिर आ जाइए 144A। तो 44 में आपने पढ़ा कि वो अनलॉफुल असेंबली को डायरेक्ट कर रहे हैं कि किसी उसको जो है जो कोई प्रॉपर्टी को किसी विशेष उसमें जो है वो ना किया जाए, जो कि शीघ्र उपचार अगर वांछनीय है वहाँ कर रहे हैं। 44A कह रहा है अगर कि उसके साथ हथियार के साथ पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स की आयु सहित जुलूस या सामूहिक कवायद करने पर। तो यहाँ पे आपने उसमें देखा कि वहाँ पे कौन कौन थे, वहाँ पे डीएम, एसडीएम या ईएम स्पेशली एम्पावर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट था। यहाँ पे केवल डीएम को एम्पावर किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल डीएम को एम्पावर किया गया है कि लोक शांति, लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर आवश्यक है तो किसी जुलूस में आयुध ले जाने के लिए उसको या सामूहिक कवायद या सामूहिक एक प्रशिक्षण देने के लिए उसमें भाग लेने के लिए प्रतिषेध कर सकता है। ठीक है, और लोक सूचना या किसी आदेश विशिष्ट व्यक्ति को भी किया जा सकता है, जैसे पिछले में था आपने पढ़ा कि पर्टिकुलर पर्सन को हो सकता है, यहाँ भी पर्टिकुलर पर्सन को हो सकता है। और यहाँ वैलिडिटी वहाँ 2 मंथ की थी, यहाँ वैलिडिटी कितनी है, यहाँ वैलिडिटी है 3 मंथ की, क्लॉज 3 में दिया हुआ है। और राज्य सरकार अतिरिक्त अवधि 6 मास से अधिक के लिए भी आदेश की तारीख से उसको बढ़ा सकती है। ठीक है, अगर वो चाहे लगे कि लोक शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा आवश्यक है तो वो यहाँ पे इसको बढ़ा सकती है। क्लॉज 5 आ जाइए कि राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जो उसको शक्तियां हैं वो अपनी शक्तियों को डीएम को भी दे सकता है, कि मतलब जो पढ़ाने का समय है 3 से 6 माह का जो ये शक्ति दी जा रही क्लॉज 4 में, वो अपनी शक्ति डीएम को ट्रांसफर कर सकता है कि आप इसको देख लीजिए, डिसाइड कर दिए मैटर। ठीक है, फिर स्पष्टीकरण में आर्म्स को डिफाइन किया गया है कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो 153AA आईपीसी में जो भी परिभाषा दी गई है वही चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आ जाइए डी में डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स क्या होंगे। तो हम आ जाते हैं सेक्शन 145 टू 148। 145 कहता है जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से प्रशांति भंग होना संभव है वहां प्रक्रिया। प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। ठीक है, तो यहाँ कौन कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मार्क कर लीजिए बेयर में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तला से समाधान हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, कौन कहाँ पे आदेश कर रहा है, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर रहा है। स्थानीय अधिकारिता के अंदर अगर लगे कि कोई ऐसा है जिससे कि परिशांति भंग होना संभव है, भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध विवाद है, तो वहाँ पर संबद्ध पक्षकारों को वो क्या करेगा, लिखित आदेश देगा। ठीक है, और कर जानकारी किससे मिल रही है उसको, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तला से समाधान हो जाए तो वो लिखित आदेश देगा पार्टीज को कि आप आइए निर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं द्वारा या अपने प्लीडर के माध्यम से, ठीक है, उसके न्यायालय में हाजिर हों और वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में, किसका एक्चुअल पोजीशन है उस प्रॉपर्टी पे जिसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट है, वो आकर के अपने अपने दावों के लिखित कथन पेश करें। ठीक है, फिर भूमि या जल में क्या क्या आता है लैंड और वाटर में, तो बिल्डिंग्स, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ आता है। क्लॉज 3 पे आ जाइए कि भाई आदेश दिया जा रहा है तो कैसे तामील की जाएगी, जैसे समन की तामील की जाती है, 45(3) में दिया हुआ है। 45(4) में जब पक्षकार आ जाएंगे कब्जे के बारे में अपने वो एविडेंसेस देंगे, उनका परिशीलन करेगा, देखेगा सारा कुछ, सभी साक्ष्य लेगा। ठीक है, और यह विनिश्चित करेगा कोई अतिरिक्त साक्ष्य हो तो वह भी ले सकता है, और आदेश की तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा किसका था, वह कौन पक्षकार था, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और प्रोविजो में देख लीजिएगा, दिया हुआ है कि अगर जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि उस तारीख के जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, जब रिपोर्ट आई है कि हाँ इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, मूल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है, तो उस रिपोर्ट से ठीक 2 माह पहले देखेगा कि पोजीशन किस पार्टी का था। अगर मान लीजिए वो 2 महीने के बीच में डिस्पोजेस की गई है कोई प्रॉपर्टी, तो माना जाएगा कि वही पार्टी का पोजीशन है। ठीक है, जिस डेट पे उसको सूचना मिली है, अगर उसके 2 महीने तक देखेंगे कि उस किस पार्टी का पिछले 2 महीने में किसका पोजीशन था,
ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। फिर 145(5) पे आ जाइए कि किसी पक्षकार को किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है उक्त आदेश को, और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा, उस पर आगे की सब कार्रवाइयाँ रोक दी जाएंगी, किंतु धारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। ठीक है, क्लॉज 6 पे आ जाइए। ए बी दो चीज़ें हैं उसमें। सिविल न्यायालय के आदेश तक कब्जा बनाए रखने का आदेश रहेगा। जब तक सिविल कोर्ट का आदेश नहीं आ जाए मजिस्ट्रेट कब्जा बनाए रखने का आदेश दे सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक्चुअल पोजीशन वो नहीं डिसाइड करेगा, सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा। जब तक नहीं आ जाता पोजीशन का वो दे सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। क्लॉज 7 है कि अगर पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक प्रतिनिधि को, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको उसकी जगह प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, 45(8) में कह रहा है कि अगर स्पीडी एंड नेचुरल डीके वाली कोई प्रॉपर्टी है ऐसी जिसका कि स्पीडी एंड नेचुरल डीके होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए क्या क्या आ रहा था उसमें, फिशरीज आ रहा है। अब प्रॉपर्टी ऐसा है कि मछली पड़ी हुई है तालाब में। ठीक है, अब विवाद चल रहा है, मछलियाँ समझ नहीं निकाली गई, नहीं बेची गई तो सड़ जाएंगी, तो उनको कोर्ट के आदेश के अनुसार उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, और जो भी उसका आगम इकट्ठा होंगे, जो भी उसका मूल्य आएगा न्यायालय में जमा हो जाएगा, उसके बाद उसका उस हिसाब से जिसके हित में होगा फैसला उसको दे दिया जाएगा। फिर साक्षी को भी समन जारी किया जाएगा 45(9) में। ठीक है, फिर 107 क्लॉज 10 कह रहा है कि 107 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों को अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी। क्या मतलब है कि 107 जो कि 106 से 110 आप पूरा पढ़ते हैं, पूरा चार्ट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, तो 107 में जब परिशांति कायम रखने के लिए जो श्योरिटीज़ फर्निश कराई जाती हैं वो यहाँ पर भी फर्निश कराई जा सकती हैं कि आप बॉन्ड वहाँ पर उनसे फर्निश करवा लीजिए, इसको मना ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, 146 पे आ जाइए। विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। तो अगर किसी समय मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला कैसा है, आपत्तिक है, ठीक है, इमरजेंसी है, और वह विनिश्चय करने में कि पक्षकारों में से किसका 145 में कब्जा उस समय नहीं था या अपना समाधान नहीं कर पाता है। ठीक है, कब्जा किसका था नहीं जान पाता है, या इमरजेंसी है, या फिर समाधान नहीं कर पाता है कि किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, विषय वस्तु को तब तक के लिए वो अटैच कर लेगा इन तीनों कंडीशंस में। ठीक है, और कब्जे के हकदार व्यक्ति होने के बारे में अधिकारों का उदाहरण नहीं कर देता है तब तक के लिए कुर्क रखेगा। और अगर मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि विवाद के विषय वस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई संभाव्यता नहीं रही, जिसको उसने अटैच किया उसके बारे में कोई परिशांति भंग होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बची है, तो वो कुर्की वापस ले लेगा। ठीक है, क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि उसको जरूरत लगती है तो विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट द्वारा रिसीवर भी नियुक्त कर दिया जाएगा। और अगर बाद में अगर सिविल कोर्ट द्वारा रिसीवर नियुक्त कर दिया जाएगा तो मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियाँ प्राप्त होंगी उसे जो रिसीवर की होती हैं। लेकिन बाद में जब सिविल न्यायालय नियुक्त कर दे तो मजिस्ट्रेट अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा जो रिसीवर नियुक्त किया गया आप उसको दे दीजिए, और अनुषांगिक या परिणामिक आदेश कर सकेगा जो न्याय संगत है। रिसीवर की नियुक्ति सीपीसी में अब जान रहे हैं कि ऑर्डर 40 में होती है रिसीवर की नियुक्ति। और वहाँ पे एक और है प्रोविज़न जो कि खूब पूछा जाता है कि अगर रेवेन्यू वाली प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे रिसीवर कौन नियुक्त होगा। ऑर्डर 40 रूल 5 में वहाँ पे दिया हुआ है कि कलेक्टर को वहाँ नियुक्त किया जाएगा रिसीवर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये मजिस्ट्रेट अपने द्वारा रिसीवर नियुक्त करेगा, लेकिन जैसे ही सिविल कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करेगी वो अपना रिसीवर हटा लेगा और फिर सिविल कोर्ट का रिसीवर सारी चीज़ें देखेगा। फिर 147 है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। ठीक है, 145 और 147 में समझ लीजिएगा। 145 बात करता है पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, और 147 राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड एंड वाटर। यूज के बारे में है, वो पोजेशन से। तो अगर यूज के बारे में मान लीजिए अगर कोई बात आ रही है तब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्यथा इत्तला पर समाधान हुआ कि कोई डिस्प्यूट है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर जो कि भूमि या जल के उपयोग के किसी अविकथित अधिकार के बारे में, चाहे ऐसे अधिकार का दावा सुखाचार के रूप में हो, इजमेंट के रूप में हो, विवाद वर्तमान है जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है। ठीक है, तो वहाँ पर लिखित आदेश देगा कि फिर आइए, जैसे कि आपने अभी पीछे वहाँ पे पढ़ा था 133 में
वहाँ पर भी था कि आइए अपने अपने अधिकार और उनको बात करिए। यहाँ 145 में भी आपका ये था कि अपने वास्तविक कब्जे के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करिए आकर के। ठीक है, ये चीज़ें थी 145 में। 147 में भी आपको आदेश दे देगा कि आप आइए अपने बताइए किसका क्या अधिकार है। ठीक है, फिर 147(2) में बता रहा है साक्ष्य लेगा, विचार करेगा, ये सारी चीज़ें हैं जो भी हैं परिशीलन करेगा उनका। फिर क्लॉज 3 में कह रहा है कि अगर अधिकार वर्तमान है और ऐसे अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप प्रतिषेध करने को यथोचित मामले में अधिकार के प्रयोग में किसी बाधा को हटाने का भी आदेश दे सकता है। जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हटाने का आदेश दे सकता है। लेकिन जो क्या कह रहा है, देखेगा कि प्रयोग हर वर्ष में हर समय किया जा सकता है, तो वह तब ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा 1 के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर अन्य इत्तला की इसके परिणाम स्वरूप जांच की गई थी 3 मास के अंदर नहीं किया गया है। मान लीजिए कुछ ऐसा यूज ऑफ लैंड है जो कि वर्ष में हर समय किया जा सकता है, तो देखेगा पिछले 3 महीने में यूज किया जा रहा है कि नहीं, तब मानेगा कि विवाद है। या फिर विशिष्ट मौसमों में किया जाता है। ठीक है, किसी लैंड का ऐसा विवाद है जो कि विशिष्ट मौसमों में, जैसे आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, एक जैसे होलिका दहन होता है हम लोगों के यहाँ, होली का जब पर्व होता है तो जस्ट 1 माह पहले वसंत पंचमी के दिन होलिका का पेड़ गाड़ दिया जाता है। तो मान लीजिए कुछ ऐसा है विवाद कि सपोज दैट देखा जा रहा है कि वर्ष में 1 बार होता है, तो वो देखेगा कि विशिष्ट मौसमों में क्या पिछले बसंत में यहाँ पर पेड़ गड़ा था कि नहीं गड़ा था। ठीक है, और अगर हर समय होने वाला है तो लास्ट के 3 मंथ्स में देखेगा कि होता आ रहा है लगातार कि नहीं होता आ रहा। ठीक है, तो ये बता रहा है। फिर क्लॉज 4 क्या कह रहा है, क्लॉज 4 बस इतना ही कह रहा है कि क्लॉज 4 आप जान लीजिए, क्लॉज 4 बस इतना कह रहा है कि अगर 145 का एप्लीकेशन किया गया है और कोर्ट को लगता है, ठीक है, कोर्ट को लगता है कि मामला तो 147 का है। ठीक है, एप्लीकेशन आया है पजेशन से रिलेटेड लैंड का कि विवाद है, शांति भंग हो रही पजेशन से, और लगता है नहीं पजेशन से नहीं, मामला तो यूज से 147 पे, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को ऐसे टेकल कर लेगा, उस चीज़ को ऐसे टेकल करेगा मानो कि 147 को देख रहा हूँ और 147 में आया है मामला कि यूज ऑफ लैंड से रिलेटेड आया है। ठीक है, तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा कि मानो 145 में पजेशन से रिलेटेड था और कुछ नहीं। क्लॉज 4 कह रहा है, बस आप ये जानिए, वाइस वर्सा उधर बदल दे रहा है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे आ जाइए। क्लॉज लास्ट में बस यही कह रहा है। फिर 148 में लोकल इंक्वायरी की बात की जा रही है कि 145, 46, 47 के प्रयोजनों के लिए डीएम एसडीएम स्वयं जांच करके अपने कर सकता है या अपने अधीनस्थ से जांच करवा सकता है, और जो भी रिपोर्ट होगी उसको साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्लॉज 3 148 का कह रहा है कि 145, 46 या 47 के अधीन कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा जो खर्चे किए गए हैं विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट या निर्देश दे सकता है कि खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, जो भी खर्चे आए हैं वो खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे इनको देखा जाएगा और किस अनुपात में दिए जाएंगे। साक्षियों के और प्लीडरों के फीस के बारे में वे व्यय भी हो सकते हैं जिन्हें न्यायालय उचित समझे, इन सारों चीज़ों का वो डिसाइड कर देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की, समाप्त होता है। फिर अगला चैप्टर आ जाता है प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ द पुलिस। ठीक है, पुलिस का निवारक कार्य, तो ये 149 से 153 तक डील करता है। 149 कहता है पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। ठीक है, अगर पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के किए जाने की आने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और पूरी सामर्थ्य से निवारित करेगा। 149 ये कहता है। 150 कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन मिली है किसी पुलिस अधिकारी को कि संज्ञेय अपराध की करने हो सकता है, परिकल्पना की इत्तला प्राप्त होती है, तो वह जिसके अधीनस्थ है उस पुलिस ऑफिसर को सूचना दे देगा कि आप इसका अधिकारी को देगा और वह उसका निवारण या संज्ञान उसको करें। फिर 151 याद आ रहा होगा आपको, जब मैं अरेस्ट पढ़ा रहा था तब 151 का भी चर्चा किया था कि अरेस्ट विदाउट वारंट 151 में किया जा सकता है। प्रोविजन सामने आपके आ गया है। संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। ठीक है, तो कोई पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, उसको चला है, और ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। अगर रोका नहीं जा सकता तो बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा उनको। ठीक है, फिर आगे कह रहा है अरेस्ट कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि रख ही लेगा, प्रोविजन वही लागू होंगे 24 घंटे के अंदर। अगर नहीं उसका हो पा रहा है इन्वेस्टिगेशन
तो तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख ले जाएगा, जैसा कि सेक्शन 57 वगैरह में पढ़े हैं आप। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में भी इसके बारे में प्रोविजन दिया हुआ है कि 24 घंटे से ज़्यादा आप निरुद्ध नहीं करेंगे, आप मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करिए, फिर अन्य चीज़ें हैं। फिर आगे रिमांड का भी हम प्रोविज़न अभी जल्दी ही पहुंच रहे हैं वहाँ पर 167 में दिया गया है कि जब प्रोसीजर पूरा नहीं होता है तो पुलिस रिमांड और अन्य चीज़ें हम डील करने वाले हैं जल्दी। फिर आ जाइए सेक्शन 152 पर, लोक संपत्ति की हानि का निवारण। ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर को अपनी हिज ओन अथॉरिटी इंटरपोज टू प्रिवेंट एनी इंजरी, ठीक है, उसकी दृष्टिगोचरता में किसी लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है, लोग भूमि चिन्ह या बोया या नौ परिवहन या किसी अन्य चीज को हानि पहुंचाए जाने का निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है। पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई क्षति कर रहा है तो उसको रोका जाता है। देखते हैं आप, कई बार हो जाते हैं दंगे धरने, बसें फूंक दी जाती हैं, इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, तो उनको रोकने के लिए पुलिस एक्शन ले सकती है। ठीक है, बाटों और मापों का निरीक्षण। ठीक है, इंस्पेक्शंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस सीमाओं के अंदर जो भी ये आपके बांट माप जो ये सब तौलने के जो सब उपकरण हैं उनकी जांच कर सकता है, और निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए यहाँ पर भी वारंट के बिना प्रवेश कर जाएगा, वारंट की जरूरत नहीं है, प्रवेश करेगा और पाता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, उपकरण जो हैं वो खोटे हैं या विक्रहित कर सकता है, और अभिग्रहण की इत्तला अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल देगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं